नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरएचएस अस्पताल में 3 मरीजों की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर गठित कमेटी ने दी क्लीन चिट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरएचएस अस्पताल में 3 मरीजों की मौत से जुड़ी ये खबर है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर गठित कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। आरएचएस अस्पताल प्रशासन को दी इस पूरे मामले में क्लीन चिट। समिति में अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर पीएस लांबा, डॉक्टर पवन सिंघल, डॉक्टर वेदपाल सिंह, डॉक्टर हेमेंद्र भारद्वाज को किया गया था शामिल। समिति की जांच में सामने आया कि मौत का कारण गंभीर बीमारी रही और आरएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन का दबाव सामान्य था। इन मरीजों की मौत के वक्त आरईसारी में 24 मरीज वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। आरएचएस में 200 मरीज वेंटिलेटर पर, 60 मरीज एचएफएनसी पर और 442 मरीज ऑक्सीजन लाइन पर थे। और अगर ऑक्सीजन का दबाव कम होता तो सभी मरीजों पर इसका प्रभाव पड़ता। जिन 3 मरीजों की मौत हुई वो मरीज बहुत गंभीर थे। चिकित्सक और स्टाफ उन्हें कई दिनों से बचाने का प्रयास कर रहे थे। एक मरीज के परिजन ने जब ऑक्सीजन सैचुरेशन में उतार चढ़ाव देखा तो वो घबरा गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और मरीजों की गंभीर स्थिति देखते हुए वहां मौजूद स्टाफ और चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उनके लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस पूरे मामले में अभी भी उठ रहे कई तरह के सवाल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार रहे उन्हें ही सौंप दी जांच की कमान। और इसके साथ ही अगर ऑक्सीजन आपूर्ति में नहीं थी कोई दिक्कत तो फिर आनन फानन में सिलेंडर लेकर क्यों भागा स्टाफ? ये बड़ी खबर है और कई बड़े सवाल भी इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिन पर आरोप लगाए गए थे उन्हीं को टीम का हिस्सा बना दिया गया, उन्होंने ही जांच पड़ताल की, उन्होंने ही क्लीन चिट भी दे दी। अब साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जो असल में जिम्मेदार है, भले ही 3 मौतें वहां पर हुई हैं, गंभीर बीमारी की वजह से अगर हुई हैं तो उसके लिए जवाबदेही किसी की तय होनी चाहिए। और साफ तौर से ये भी कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी वजह तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर स्टाफ क्यों भागा? ये कई तरह के सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में भी उठ रहा है। पीसीसी की वर्चुअल बैठक स्थगित। आज 12 बजे आयोजित होनी थी वर्चुअल बैठक। कांग्रेस सांसद राजीव सातव के निधन की दुखद खबर के बाद स्थगित की गई है बैठक। पीसीसी की वर्चुअल बैठक होनी थी जो स्थगित हो गई है। 12 बजे का वक्त रखा गया था जब वर्चुअली बैठक होनी थी, लेकिन कांग्रेस सांसद राजीव सातव के निधन की खबर मिली, उसके बाद से बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये खबर है कि अब कल दोपहर 12 बजे बैठक होगी। साथ ही अब बैठक में क्या कुछ होता है उस पर भी लगातार नजर है, क्योंकि कोविड है इसलिए वर्चुअली बैठक लगातार चल भी रहे हैं। 12 बजे बैठक होनी थी, लेकिन वैसे ही खबर मिली कांग्रेस सांसद राजीव सातव के निधन की, उसके बाद से बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब कल का इंतजार है, कल दोपहर 12 बजे ही वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा। हाथीगांव में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही है। हाथीगांव में वर्तमान में 60 से अधिक हाथी, लेकिन अभी तक किसी भी हाथी की नहीं हुई कोविड-19 की जांच। महावतों की कोरोना जांच में भी बरती जा रही कोताही, जबकि रोजाना हाथी और महावत आते हैं एक दूसरे के संपर्क में। बड़ा सवाल, जब शेर संक्रमित हो सकता है तो फिर हाथी कैसे बचेंगे? या वन विभाग का रेंजर, फॉरेस्ट और वन रक्षक समेत 3 का स्टाफ है और 4 होमगार्ड भी अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी पर आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि हाथी की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है, क्योंकि कई जगहों से खबरें आई कि शेर भी कोविड की जद में आ रहे हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अगर जब शेर कोविड की जद में आ सकते हैं तो फिर हाथी क्यों नहीं? हाथीगांव में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही है, पालना नहीं की जा रही और वर्तमान में 60 से अधिक हाथी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी हाथी की कोविड-19 की जांच नहीं हुई है। महावतों की कोरोना जांच में भी लापरवाही बरती जा रही है, कोताही बरती जा रही है, ये कहा जा रहा है, जबकि रोजाना हाथी और महावत एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और बड़ा सवाल, गंभीर सवाल ये कि जब शेर संक्रमित हो सकता है कोविड से तो फिर हाथी कैसे बचेंगे? और वन विभाग का रेंजर, फॉरेस्टर, वन रक्षक समेत 3 का स्टाफ है, 4 होमगार्ड भी यहाँ पर आते हैं जो अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि जिम्मेदारी क्यों बरती जा रही है? कोरोना संकट के बीच आंदोलन की राह पर रेजिडेंट, कल से रेजिडेंट करेंगे 2 घंटे सांकेतिक कार्य बहिष्कार। कोरोना संकट के बीच आंदोलन की राह पर रेजिडेंट चल रहे हैं, कल से रेजिडेंट करेंगे 2 घंटे सांकेतिक कार्य बहिष्कार। हालांकि इस दरमियान कोविड मरीज और इमरजेंसी सेवाएं यथावत रहेंगी। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर जाट ने जीबीएम में लिया फैसला। जाट के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पराशर ने मांगों को लेकर जानकारी दी है और मूलभूत मांगे पूरी नहीं होने से रेजिडेंट में नाराजगी है, वो गुस्से में है। उनकी मूलभूत मांगे हैं जो कब से वो लगातार गुहार भी लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को मान लिया जाए, वैसा हो नहीं रहा, जिसके बाद से नाराजगी है, गुस्से में है। पीजी बैच 2018 की परीक्षा मई माह के अंत तक करवाने और स्टाइपेंड की रिवीजन समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं रेजिडेंट।
सरकार ने अगर जल्द ही रेजिडेंट की मांगों पर विचार नहीं किया या फिर कोई फैसला नहीं लिया तो मजबूरन बड़े आंदोलन की राह पर उतरेंगे रेजिडेंट। वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने और देरी की और लापरवाही की एक तरीके से तो फिर वो शांत नहीं बैठने वाले हैं और भी आगे बढ़कर वो बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेदार खुद सरकार होगी। 18+ आयु वर्ग के वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में अव्वल रहा। 18+ आयु की कैटेगरी के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने में राजस्थान देश भर में अव्वल रहा। 15 दिन में 7 लाख युवाओं को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। ये राहत वाली खबर है कि युवा भी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं और वैक्सीन लगाने में राजस्थान अव्वल रहा है 18+ के लोगों को। राजस्थान में अब तक लगे कुल 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन डोज और साथ ही मंत्री रघु शर्मा ने इस सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राजस्थान में शनिवार को 1,04,207 को वैक्सीन लगाई गई है। साथ में 1,03,793 वैक्सीन 18 से 44 वर्ष के युवाओं को लगाई गई है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के वैक्सीनेशन की कुल संख्या 7,24,570 पहुंच गई है और महाराष्ट्र द्वितीय, तीसरे नंबर पर गुजरात है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रदेश में गत 4 महीने से चल रहे वैक्सीनेशन के तहत अब तक 1.5 करोड़ डोज दी जा चुकी है। कुल वैक्सीनेशन में राजस्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है और कुल वैक्सीनेशन में प्रदेश में अब तक 1,50,03,347 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब ये राहत वाली खबर है। पूरे ओवरऑल अगर वैक्सीनेशन को देखते हैं तो भी राजस्थान दूसरे नंबर पर है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, जो अभियान चल रहा है, वो युद्ध स्तर पर चले और सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक हथियार है जिससे कोविड से बच सकते हैं। पहले 45+ के लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही थी, उसके बाद 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू हुई। अब खबर यह है कि राजस्थान में 18+ की जो कैटेगरी है उनको वैक्सीनेट करने में राजस्थान देश में अव्वल नंबर पर है और 15 दिन में आपको बताएं कि 7 लाख युवाओं को वैक्सीन लगवाई गई है कोरोना की और कुल 1.5 करोड़ वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी है राजस्थान में। डॉक्टर रघु शर्मा ने इस पूरी सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। साफ तौर से रघु शर्मा ने कहा है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, जो युवा भी आगे आ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई जा रही है या फिर दूसरी डोज लगाई जा रही है। ऐसे में सभी जो विभागीय अधिकारी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वो इसके लिए जाहिर तौर पर बधाई के पात्र हैं। और साथ ही ये 1,04,207 को वैक्सीन लगाई गई है शनिवार तक, ये भी जानकारी रघु शर्मा ने दी। और साथ ही साथ इसमें 1,03,793 वैक्सीन 18 से 44 वर्ष के युवाओं को लगाई गई है। प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु के वैक्सीनेशन की कुल संख्या 7,24,570 पहुंच गई है, जो कि राहत वाली बात है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने यह भी कहा कि प्रदेश में गत 4 महीने से वैक्सीनेशन के तहत अब तक 1.5 करोड़ डोज दी जा चुकी है और कुल वैक्सीनेशन में राजस्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। जो ओवरऑल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें राजस्थान महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पर है और कुल वैक्सीनेशन में प्रदेश में अब तक 1,50,03,347 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राहत वाली बात यह है। और अलग अलग हिस्सों में हालांकि बीच में खबरें आई कि वैक्सीन की कमी है, एक बार फिर से ये समस्या उभर कर सामने आ रही थी। वो जयपुर की बात हम करें या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, बार बार ये कहा भी जा रहा था, अस्पतालों की डिमांड भी थी कि वहाँ पर वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में जो 18+ के लोग हैं वो पहुँच तो रहे हैं सेंटर्स, लेकिन उनको वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी। ऐसे में केंद्र से भी ये दरकार लगातार की गई थी, केंद्र से मांग की गई थी वैक्सीन की जो आपूर्ति हो रही है, वैक्सीन की जो डोज दी जा रही है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि वो अब जरूरत भी है। बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं जिनको निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन राहत वाली खबर यह है कि देश भर की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान अव्वल नंबर पर है 18+ लोगों को वैक्सीनेट करने में। बच्चों के लिए करने होंगे अभी से पुख्ता इंतजाम, क्योंकि तीसरी वेव के संकेत मिल चुके हैं। तीसरी वेव बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है और भी खतरनाक हो सकती है, ऐसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। बच्चों के लिए करने होंगे अभी से पुख्ता इंतजाम। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ने की आशंका है। दूसरी लहर में कई मासूम बच्चों ने कोरोना को हराया, मात दी। बच्चों के साथ साथ माता पिता को रहना पड़ता है कोरोना पॉजिटिव की तरह ही, और दूध मुहे बच्चों की मां को भी रहना पड़ चुका आइसोलेट। और बच्चों को खांसी जुकाम के लक्षण होने पर चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बच्चों को घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग में रहना सिखाएं और साथ ही हरी सब्जी, ताज़ा फल, पानी आदि में उचित मात्रा उनको देते रहें।
अब चूंकि दूसरी वेव है, दूसरी वेव में भी ये कहा जा रहा था शुरुआत से कि बच्चों के लिए ये वेव भी खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि केसेस उस हिसाब से दिखाई नहीं दिए जो शुरुआत में कहा जा रहा था दूसरी वेव आने के बाद, लेकिन अब तीसरी वेव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो यही कह रहे हैं कि तीसरी वेव जब आएगी तो आम लोगों के साथ साथ वो बच्चों पर भी ज्यादा इफेक्टिव होगी, बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आपको अभी से इंतजाम करने होंगे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है, और इसीलिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, ये बेहद जरूरी है। दूसरी लहर में कई मासूम बच्चों ने कोरोना को मात दी, और न सिर्फ बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी कोरोना पॉजिटिव की तरह ही रहना पड़ता है, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। और दूध मुहे बच्चों की मां को भी कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें आइसोलेट होना पड़ा है। बच्चों को खांसी जुकाम के लक्षण होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अगर माइल्ड सिम्टम भी हैं तो डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग में रहना सिखाएं, अभी से तैयार उनको करना होगा, तभी तीसरी वेव से हम लड़ सकते हैं। और हरी सब्जी, ताज़ा फल, पानी आदि दें उचित मात्रा में बच्चों को। ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हरी सब्जी, खान पान का बहुत ख्याल रखना है, ठंडी चीज़ों से बचना है, बच्चों को बचाना है, गर्म चीज़ों का सेवन करना है, और साथ में हरी सब्जी, ताज़ा फल, पानी उचित मात्रा में लगातार देते रहें, क्योंकि तीसरी वेव बेहद खतरनाक है और अभी से तैयारी बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति है। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर असमंजस, कंफ्यूजन। कोरोना के चलते फिलहाल परीक्षा की नहीं दिख रही संभावना, कोविड के हालात है, ऐसे में जो लग रहा है वो यही कि परीक्षा अभी नहीं होगी, संभावना नहीं दिखाई दे रही। सरकार इस पर जून को फैसला लेगी। अब सरकार ने साफ तौर से कह दिया कि अभी फिलहाल इसको टालते हैं, जो जून का महीना आएगा उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। लगातार मंथन भी हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार अनिश्चितकाल तक हालात सामान्य होने का नहीं सकते इंतजार। अब ये कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो कि अनिश्चितकाल तक हालात सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सकते। इससे बच्चों में हताश और तनाव बढ़ेगा, इससे बच्चे इफेक्ट होंगे, बच्चे प्रभावित होंगे, वो हताश होंगे, तनाव बढ़ेगा। जुलाई तक परीक्षा हो या मूल्यांकन का फॉर्मूला बने। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जुलाई तक परीक्षा हो, ये कोशिश भी करनी चाहिए शिक्षा विभाग को, या फिर अगर नहीं तो फिर मूल्यांकन का फॉर्मूला बने। अब जो तमाम बच्चे हैं जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि परीक्षा होगी, परीक्षा का इंतजार सभी को है। एक साल वैसे ही बर्बाद हुआ, दूसरे साल में उम्मीद ये थी कि परीक्षा होगी, लेकिन फिलहाल परीक्षा होती भी दिखाई नहीं दे रही। असमंजस की स्थिति है, कोरोना के चलते फिलहाल परीक्षा नहीं होगी। अब सरकार इस पर 1 जून को फैसला लेगी। सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि इस पर लगातार हम मंथन करें, क्योंकि विकट परिस्थितियां हैं, ऐसे में बच्चों को नुकसान ना पहुंचे ये कोशिश है, और सुरक्षा के लिहाज से ही ये फैसला लिया जा रहा है कि फिलहाल परीक्षा को टाल देते हैं। अब 1 जून को फैसला लेगी सरकार, ऐसी भी खबर है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि अनिश्चितकाल तक अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं, ये अभी किसी स्टडी में दावा नहीं किया गया कि कोविड कब तक रहेगा, कब खत्म होगा। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना भी सही है कि अनिश्चितकाल तक अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तो फिर बच्चों का क्या होगा, इतना इंतजार ठीक नहीं है बच्चों के भविष्य को लेकर भी। और इससे बच्चों में हताशा बढ़ेगी, जाहिर तौर पर तनाव बढ़ेगा। घर पर लगातार वो कैद हैं, घर में ही मौजूद हैं, 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, तनाव की स्थिति सभी में है, और बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। जुलाई तक परीक्षा हो या फिर मूल्यांकन का फॉर्मूला बने, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कोविड के इस दौर से बाहर निकलने के लिए। कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है। कोरोना संक्रमण और उसके बीच वैक्सीन की कमी, क्योंकि वैक्सीन ही रामबाण है, वैक्सीन ही हथियार है जिससे कोविड से बच सकते हैं, कोविड संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं, कम से कम चेन को तोड़ा जा सकता है वैक्सीन की वजह से। लेकिन वैक्सीन की भारी समस्या, भारी कमी दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया को 70% वैक्सीन देने वाला भारत क्यों नहीं बना पा रहा पर्याप्त टीके, ये बड़ा सवाल है। दुनिया के जिन देशों को भी आवश्यकता थी, भारत ने उनको वैक्सीन दी। अब ऐसे में सवाल ये कि पूरी दुनिया को 70% वैक्सीन देने वाला भारत क्यों नहीं बना पा रहा पर्याप्त टीके, क्योंकि गिनी चुनी कंपनियां ही बना रही हैं वैक्सीन, जबकि देश में 16 ऐसी कंपनियां हैं जो तत्काल बनाना शुरू कर सकती हैं वैक्सीन। केंद्र जरूरी अनुमति दे तो ये कंपनियां महीने में बना सकती हैं 25 करोड़ डोज। ऐसी खबर है कि केंद्र से अनुमति मिलने की दरकार है। अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो कंपनियां 25 करोड़ डोज बना सकती हैं महीने भर में। अभी सिर्फ 3 सरकारी कंपनियां हर माह बना सकती हैं 8 करोड़ डोज। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार बहुत समय खराब कर चुकी है केंद्र
केंद्र सरकार, अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार को पहले ही कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि अब तीसरी वेव भी आनी है, ऐसे में वैक्सीन की जरूरत और ज़्यादा पड़ेगी। ऐसे में और कंपनियों को भी अनुमति देनी चाहिए कि वहाँ पर वैक्सीन का उत्पादन हो, चूँकि ये वक्त की दरकार भी है, लोगों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन की कमी अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रही है, अलग अलग राज्यों ने ये शिकायत भी की, ये नाराजगी जाहिर भी की कि केंद्र की सरकार से उतने वैक्सीन के डोज नहीं मिल रहे हैं जिनकी उनको आवश्यकता है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने पहले ही बहुत देरी कर दी है। अगर केंद्र की सरकार चाहती है कि हालात को संभाला जाए, या फिर हालांकि बहुत देरी हो चुकी है, लेकिन तीसरी वेव के लिए अगर तैयारी करनी है तो उससे पहले जो कंपनियां हैं उनको जिम्मेदारी देनी होगी वैक्सीन के उत्पादन के लिए। वो बहुत ज़रूरी है देश की सेहत के लिए। कोरोना विस्फोट के बीच अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना विस्फोट के बीच कोई भी इन हालातों के लिए तैयार नहीं था और ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमरा गई है। कोरोना के विस्फोट के बाद आरयूएचएस और एसएमएस में एक एक सांस के लिए चल रहा संघर्ष। वो आरयूएचएस हो, एसएमएस हो, एक एक सांस के लिए वहां पर जो मरीज हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। मरीजों को नहीं मिल पा रहे बेड, मरीजों को तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं, बेड नहीं मिल पा रहे। दोनों अस्पतालों में सभी 350 आईसीयू बेड फुल हैं। सांसद विधायकों तक को नहीं मिल रहे आईसीयू बेड, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो खास लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, जिनको अक्सर अस्पतालों में तवज्जो दी जाती है, उनको भी सफर करना पड़ रहा है कोविड के इन हालातों में। वहीं जोधपुर में ग्लूकोज चढ़ाने के लिए स्टैंड नहीं, परिजन हाथों में ही ड्रिप थामे चढ़ा रहे ग्लूकोज, ये भी बड़ी समस्या है। कोटा में डेड बॉडी हटाने पर बेड की सफाई भी उन्हीं को करनी पड़ रही है जिनका रोगी उस बेड पर शिफ्ट हो रहा है। अब वो सिर्फ जयपुर के हालात ऐसे नहीं हैं जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि कोविड के केसेस लगातार जयपुर से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी है, बेड की कमी है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सफ़र कर रहे हैं, बेड की वजह से परेशान हो रहे हैं। अब अलग अलग हिस्से, वो कोटा हो, अजमेर हो, तमाम तरह के संघर्ष की खबरें आई, तस्वीरें आई जो हमने आप तक पहुँचाई। अब कोविड के इन हालातों को लेकर कोई भी तैयार नहीं था, वो अस्पताल हो या फिर आम लोग हो, तैयारी भी उस हिसाब से नहीं की गई थी और अभी तक भी उसका असर दिखाई दे रहा है। 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। आरयूएचएस, एसएमएस में एक एक सांस के लिए संघर्ष हो रहा है और सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तरफ आप नजर डालेंगे तो हालात कमोवेश एक जैसे ही है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना से भारत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। कोरोना से भारत बेहद बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। कोरोना की दूसरी लहर से भारत ही ज्यादा प्रभावित क्यों हुआ? ये बड़ा सवाल है कि कोविड की जो दूसरी वेव आई उससे भारत ज्यादा प्रभावित क्यों हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा दूसरी लहर को गंभीरता से नहीं लेना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी में बढ़ती कोताही, वैक्सीन के विकास में ढिलाई बढ़ती गई। जब दूसरे देश दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए थे, तभी भारत मना रहा था कोरोना पर विजय पा लेने का जश्न, और ये बहुत बड़ा कारण भी रहा, बहुत बड़ी समस्या भी रही, जिसके बाद हमने देखा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है कि दूसरी वेव के संकेत पहले ही मिल चुके थे। दुनिया के कई देश इससे पार पाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे थे, लेकिन भारत में जश्न मनाया जा रहा था कि भारत ने कोविड को हरा दिया है, और यही वजह रही कि भारत बुरी तरीके से प्रभावित भी कोविड की वजह से हुआ। दूसरी लहर से ज्यादा प्रभावित भारत क्यों हुआ है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि दूसरी लहर को गंभीरता से किसी ने भी नहीं लिया। वो सरकारों की हम बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, सरकार ने भी उस लिहाज से तैयारी नहीं की, क्योंकि पहली वेव में हमने देखा तमाम तरह की परेशानियां सामने आई थी। हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है और ज़्यादा उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें एक्सपर्ट्स ने भी कही, लेकिन उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि हालात बदतर होते चले गए। वैक्सीन के विकास में भी ढिलाई बरती भारत ने। जब दूसरे देश दिन रात एक करके वैक्सीन की तैयारी में जुटे हुए थे, वैक्सीन को बढ़ाने में जुटे हुए थे, वैक्सीन उत्पादन का काम कर रहे थे, उस वक्त भारत कोरोना पर विजय पा लेने का जश्न मना रहा था। अब यही बड़ी वजह मानी जा रही है जिससे भारत के ये हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब सब सच बोलो, कोरोना के हालात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना से जुड़े आंकड़ों में पारदर्शिता बरते राज्य सरकार। अब सब सच बोलेंगे, ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप समझिए, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से जुड़े जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर पारदर्शिता बरते राज्य की सरकार। ज़्यादा संख्या से घबराना नहीं चाहिए। अब ये भी कहा गया कि ज़्यादा अगर संख्या आती है कोविड के मरीजों की, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अधिक आंकड़ों से, उनके प्रयासों से नकारात्मक नजरिए से देखा जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि आपके प्रयास लगातार युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो डेटा
मरीज वहां से आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उसमें पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है कोविड के इस दौर में। पीएम मोदी ने ये बातें ऐसे समय में कही जब मीडिया में खबरें आ रही कि राज्य सरकारें छिपा रही वास्तविक आंकड़े। अब तमाम राज्यों पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि वो एक्चुअल डेटा जो है वो छुपा रहे हैं। अब सरकार ने साफ तौर से कह दिया है, पीएम मोदी ने साफ तौर से कहा है राज्य सरकारों से कि पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ऐसे में जो भी आंकड़े हैं वो सबके सामने आपको रखने होंगे। मरीजों और मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा कम। कई राज्यों पर यह आरोप है कि वो कोविड के मरीजों की संख्या भी कम बता रहे, साथ में जो मौतें हो रही है कोविड की वजह से वो आंकड़े भी सही नहीं बताए जा रहे हैं मीडिया में। ऐसे में तमाम किरकिरी राज्य सरकारों की हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा है कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी राज्य की सरकारों की है कि आपको डेटा सही रखने हैं मीडिया के सामने, सभी के सामने। सोरेन पर आग बबूला भाजपा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने गत दिनों किया था ट्वीट। अब सोरेन पर आग बबूला हो गई है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट किया था और लिखा था कि पीएम ने सिर्फ मन की बातें की, बेहतर होता काम की बातें करते। अब सोरेन के ट्वीट के बाद भाजपाई आहत हुए। प्रमुख नेता की पहल पर नड्डा के आवास पर आहूत हुई इमरजेंसी मीटिंग और बाबूलाल मरांडी को भी वीडियो कॉल के माध्यम से जोड़ा गया मीटिंग में। सूत्रों के मुताबिक मरांडी ने मीटिंग में कहा वो सोरेन सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है, वो एक और शिवसेना पैदा नहीं करना चाहते। झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन में पहले से बहुत खटपट है, लिहाजा हमें सरकार के स्वतः गिरने का करना होगा इंतजार। अब साफ तौर से कोशिश भी वहां पर लगातार की जा रही है। ये आरोप भी बीजेपी पर लगाया जा रहा था। मरांडी ये कह रहे हैं कि हमें कोशिश अभी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके खुद की सरकार में बहुत खटास चल रही है, कुछ देर का इंतजार करना होगा, सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी की चिंता में मोदी सहयोगी मंत्रियों की कितनी फिक्र करते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिला। किसी कार्यवश मोदी ने रात 10 बजे नकवी को फोन किया। दोनों की चर्चा जारी थी कि अचानक नकवी को आई खांसी और पीएम ने चिंता व्यक्त करते हुए नकवी से कहा खांसी को हल्के में ना लें, फौरन अपना एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लें। इधर पीएम ने फोन रखा और कुछ मिनटों में नकवी के घर एम्स की टीम ने दस्तक दी। उनके कोविड के दोनों टेस्ट हुए और रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई। अगले दिन नकवी ने पीएम का शुक्रिया अदा करते हुए निगेटिव रिपोर्ट की जानकारी दी। बंगाल में जीत हार का मंथन लगातार जारी है। बंगाल में जीत हार को लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है, बैठकें भी लगातार चल रही हैं। निष्कर्ष के तौर पर बंगाल में इस बार 2 फैक्टर थे अहम, 6M और एक Y फैक्टर था बेहद महत्वपूर्ण। 6M यानी कि मोदी, ममता, महिला, मिडिल क्लास, मतवा और मुस्लिम। 1Y यानी कि राज्य का यूथ, महिला, मिडिल क्लास और यूथ खुलकर आए ममता के समर्थन में। अब वहीं मतवा समुदाय के वोट बटे भाजपा और टीएमसी में। जीत के बाद ममता ग्रामीण इलाकों के फुटबॉल क्लबों को उन्होंने तोहफा दिया। राज्य सरकार 50,000 फुटबॉल बांटेंगी मुफ्त में। और लो शुरू हो गया खेल, लगा जोरदार फ्री किक। अब ये कहा जा रहा है कि शुरू खेल हो गया है वहां पर, जो खेला होने की बात ममता बनर्जी कर रही थी। अब वो एक्चुअल में उनकी सरकार वहां पर आ चुकी है, खेल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और जोरदार फ्री किक भी वहां पर लग गया। फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। ममता दीदी का प्लान क्या, कोरोना संकट से निपटते ही संघीय मोर्चा गठन के प्रयासों में जुटेंगी दीदी। अब ममता दीदी का प्लान क्या है, इसको लेकर कई आकलन लगाए जा रहे हैं। क्या कोरोना संकट से निपटते ही संघीय मोर्चा गठन के प्रयास में ममता बनर्जी जुट जाएंगे? ममता को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को सता रही सबसे ज्यादा चिंता। अगर ममता ने इन दोनों को छोड़ संघीय मोर्चे की पहल की तो क्या होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों पार्टियां बुरी तरह अलग थलग पड़ जाएंगी और एक तरह से ये मोदी के 7 साल पहले छेड़े गए अभियान की सफलता होगी, क्योंकि मोदी का असल निशाना कांग्रेस और लेफ्ट क्षेत्रीय दलों से वो कर लेते हैं एडजस्ट, और इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट फेल करना चाहते ममता का अभियान संघीय मोर्चा। राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है, क्या राष्ट्रपति से अपील की औपचारिकता जरूरी नहीं? समझ रहे राजनीतिक दल। अमूमन संकट की स्थिति या सरकार की विफलताओं पर राष्ट्रपति से की जाती अपील। अंतिम बार विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को लेकर की थी दखल की अपील, लेकिन मौजूदा दौर में सीधे पीएम को ही चिट्ठी लिख रही सरकारें और पार्टियां। हालांकि चिट्ठियों का जवाब कभी हर्षवर्धन, कभी सीतारमण तो कभी नड्डा ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कभी इन चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति को उनकी सेहत की वजह से भी चिट्ठी नहीं लिखना भी हो सकता एक कारण, क्योंकि पिछले दिनों हृदय संबंधी समस्या के बाद राष्ट्रपति का हुआ था ऑपरेशन, लेकिन अब तो अस्पताल से लौटने के काफी दिन बाद भी नहीं दिख रही उनकी सक्रियता। आम आदमी पार्टी की तैयारी, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपकी बड़ी तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी अभी से ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है।
इन 5 राज्यों में केजरीवाल की पार्टी बिगाड़ सकती कांग्रेस लेफ्ट का खेल। इसके अलावा साल के अंत में गुजरात के चुनावों में भी बड़े पैमाने पर लड़ेगी आप और गुजरात निकाय चुनाव की सफलताओं के बाद केजरीवाल के हौसले बुलंदियों पर हैं। ऐसे में वहां आपके विधानसभा चुनाव लड़ने से बिगड़ सकता कांग्रेस का खेल और भाजपा की ओर से भी केजरीवाल को मिल सकती प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद। भारतीय निर्वाचन आयोग से खबर है, एमपी कैडर के 1996 बैच के आईएएस नीतीश कुमार व्यास की हुई नियुक्ति। आयोग में डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर पद पर हुई नियुक्ति। संयुक्त सचिव स्तर का है ये पद और तमिलनाडु कैडर के 1989 बैच के आईएएस संदीप सक्सेना की जगह हुई है उनकी नियुक्ति। चार्ज संभालने से 5 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय कैबिनेट की चयन समिति में सचिव श्रीनिवास ने किया फाइल पर अनुमोदन। 6 वर्षों से अपुष्ट आरोपों के चलते लॉकडाउन में है उस्ताद। रणथंभौर के बाग टीम 24 का नाम है उस्ताद। आज ही के दिन 16 मई 2015 में किया था उस्ताद को लॉकडाउन। उस्ताद पर 4 बार इंसान पर हमलों के थे आरोप और आखिर वन विभाग ने कर दिया था उस्ताद के भाग्य का फैसला। सज्जनगढ़ के छोटी कोठरी में कर दिया उस्ताद को कैद और यहीं से शुरू हुई वन्य जीव जगत में एक अनसुलझी बहस। क्या इंसानी दखल से मजबूर आक्रामक बाघ को मिलने चाहिए कैद की सजा या बाघ के रहवास में इंसानी दखल को किया जाना चाहिए कम? बूढ़े हो चले उस्ताद की रिहाई का नहीं कर पाया जंगलात महकमा कोई फैसला। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।